हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। क्या नाम है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनली जहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ओरिजिनल से मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है कि जहाँ पे स्टार्टिंग में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। समझ गए? वो बुक जिसके अंदर हम ओरिजिनली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहेंगे। क्या? जर्नल। तो जर्नल क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। जर्नल का मतलब जो डे टू डे रूटीन की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम जिस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं उस बुक को हम क्या नाम दे रहे हैं? जर्नल। समझ गए? अब अकाउंटेंसी में क्या है स्टूडेंट्स, कि कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, कोई भी लेन देन होता है, कोई भी सेल किया, कुछ भी हमने कुछ भी परचेज किया, तो वो एक ट्रांजेक्शन है। तो उस ट्रांजेक्शन को हमें कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, उसी को हम क्या कहेंगे? जर्नल एंट्री। समझ गए? अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो ये मानो आपको अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं आता। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको जर्नल एंट्री करनी आती है तो ही आप अकाउंटेंसी के अंदर और भी अकाउंट्स है या फिर और भी आगे के जो टॉपिक्स है वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका जर्नल एंट्री का टॉपिक है वो क्लियर होगा। समझ गए? तो ये बेस है और इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ है तो जर्नल एंट्री है। समझ गए? ओके, आज हम डिस्कशन करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट क्या है स्टूडेंट्स? देखो, आपने मैथमेटिक्स में कोई भी हम कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो एडिंग के लिए हम किस चीज का सिंबल लगाते थे? प्लस का सिंबल लगाते थे। इसी तरीके से सब्ट्रैक्टिंग के लिए हम किस चीज का सिंबल लगाते थे? माइनस का सिंबल लगाते थे। इस तरीके से हम क्या करते थे? एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करते थे। तो अकाउंटेंसी में भी हम क्या करेंगे? एडिंग और जो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स, वो किसके थ्रू करेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू। अब स्टूडेंट्स, वहां पे तो हमें क्लियर था कि एडिंग के लिए प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग के लिए माइनस का सिंबल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्लियर नहीं है कि डेबिट का मतलब प्लस होगा या माइनस होगा, क्रेडिट का मतलब प्लस होगा या माइनस होगा। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ अकाउंट्स पे। समझ गए? तो वही सारी चीजें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच पर भी डिस्कशन करेंगे और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की जो मॉडर्न अप्रोच है उस पर भी हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। समझ गए? तो देखो, इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? हमारे 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से स्टूडेंट्स? नंबर 1 हमारा पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। और दूसरा जो हमारा होगा वो क्या? इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो हम जो पर्सनल अकाउंट है उसमें किस किस को इंक्लूड करेंगे? पर्सनल अकाउंट जो मतलब किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी कंपनी से रिलेटेड है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, या फिर उनको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पर्सन या किसी भी कंपनी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, तो वो किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट। समझ गए? इम्पर्सनल में मतलब जो पर्सनल नहीं है, जो किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी कंपनी से रिलेटेड या फिर उनको रिप्रेजेंट करे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट्स। समझ गए? अब जो पर्सनल अकाउंट्स है उनको फर्दर 3 पार्ट्स में क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। नंबर 1 नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल
पर्सनल अकाउंट। अकाउंट को हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, A/C से। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट्स में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और जो हमारे इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं उनको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1, रियल अकाउंट एंड नंबर 2, नॉमिनल अकाउंट। समझ गए? अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स? 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 पार्ट्स में क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में कितने 2 अकाउंट्स आते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। समझ गए? अब बात करते हैं हम, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। यानी पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, किसी भी ये जो कंपनी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर उनको रिप्रेजेंट करे तो वो सारे किसके अंदर आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। समझ गए? अब हम बात करते हैं नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में क्या आएगा, किसी पर्सन से रिलेटेड जो होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल, ठीक है। कोई भी पर्सन है, मोहन है, सोहन है, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, नेचुरल पर्सनल के अंदर आएगा। जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनका जो भी अकाउंट होगा वो किसके अंदर आएगा, नेचुरल पर्सनल पे। मोहन, सोहन, राम, श्याम, रवि, रोहित, ठीक है, जो भी है वो सब किसके अंदर आएगा, नेचुरल पर्सनल में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिनको हमने माना है पर्सनल, लेकिन वो कोई पर्सन नहीं है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई बैंक है, ठीक है, तो वो सब किस में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। जैसे कोई बैंक है, ठीक है, स्कूल है, कंपनी है कोई, तो वो सब किस में आएगा स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये उनको रिप्रेजेंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। एक कंपनी है जिसके अंदर ये मानो कि 5000 जो एम्प्लॉय है वो वर्क करते हैं, ठीक है, कितने 5000 एम्प्लॉय वर्क करते हैं, और कंपनी ने उनकी सैलरी पे करनी थी, पे नहीं की। तो क्या कंपनी 5000 जो वर्कर है उन सभी का अकाउंट मेंटेन करेगी? नहीं, बहुत बर्डन हो जाएगा अकाउंटिंग में, ठीक है। तो क्या उनका एक अकाउंट प्रिपेयर कर दिया जाएगा जिनको सैलरी पे नहीं की, क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो ये आउटस्टैंडिंग जो सैलरी अकाउंट है स्टूडेंट्स, ये उन एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करेगा जिनकी हमने सैलरी पे नहीं की। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को या ग्रुप ऑफ कंपनी को या किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ गए? अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, रियल अकाउंट में जितनी भी हमारी टेंजिबल असेट्स है या इंटेंजिबल असेट्स है, टेंजिबल असेट्स हो या फिर क्या हो, इंटेंजिबल असेट्स। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल, टेंजिबल असेट्स वो जो हमें दिखाई देती है, इंटेंजिबल असेट्स वो जो हमें दिखाई नहीं देती है। इसमें आपने किसको इंक्लूड नहीं करना, टेंजिबल असेट्स में जो डेटर्स हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। समझ गए? एक्सक्लूडिंग डेटर, ठीक है।
तो जितनी भी हमारी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स है उसको किसके अंडर रिकॉर्ड किया जाता है, रियल अकाउंट। वो किस में आती है, सारी रियल अकाउंट में आती है, समझ गए। यानी टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, हमारी टेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है, सॉफ्टवेयर, तो ये हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है, समझ गए। इन जितनी भी असेट्स है इनको हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्लियर। तो इन सबको किसके अंडर रिकॉर्ड किया जाएगा स्टूडेंट्स, रियल अकाउंट के अंडर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉमिनल अकाउंट, क्या, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में किस चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी क्या है, एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, गेन है, प्रॉफिट है, रिवेन्यूज है, तो इन सबको किसके अंडर रिकॉर्ड किया जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंडर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, समझ गए। यानी जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, प्रॉफिट जो भी है उनको हम किसके, नॉमिनल अकाउंट के। तो ये हमारे गोल्डन क्या है, अकाउंट्स है, आप ये कह सकते हो। और इनके कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन पर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, समझ गए, ये क्लियर हो गया। इन यही आपकी पूरी अकाउंटिंग का बेस है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, तो ये सोचो कि पूरा ही अकाउंट आपको, पूरी अकाउंटेंसी आपको समझ में आ गई, ये मान के चलिए, समझ गए। तो देखो अब हम बात करते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो पहले हम बात करते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किसके लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए। किसके लिए स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट होता है। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट होगा, इसमें हो जाएगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। समझ में आया क्या स्टूडेंट्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब भी बात आएगी पर्सनल अकाउंट की, यानी किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, बैंक, जो भी है, ठीक है, सोसाइटी, तो उनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा या फिर उनको रिप्रेजेंट करे, तो वो तीनों ही कैटेगरी के अकाउंट किसके अंदर आएंगे, पर्सनल अकाउंट के। और पर्सनल अकाउंट के लिए एक ही रूल होगा, एक ही गोल्डन रूल होगा पर्सनल अकाउंट के लिए, क्या, रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा, सुन रहे हो, जो रिसीवर होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कई बार जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको नहीं करते हैं, या जिसको नहीं करना चाहिए था उसको डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। देखो, रिसीवर को डेबिट करना है, गिवर को क्रेडिट करना है, लेकिन कब, बड़े ध्यान से समझना, कब, जब ट्रांजैक्शन उधार में हो। जब ट्रांजैक्शन कैसे हो, उधार में हो। मैं किसी को उधार में पैसा दे रहा हूं, मैं किसी से उधार में ले रहा हूं, ठीक है, समझ रहे हो ना। मैं किसी से उधार में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, कोई भी लेन देन कर रहा हूं, मैं किसी को उधार में दे रहा हूं या फिर उधार में ले रहा हूं, तभी पर्सनल अकाउंट का यूज होगा। तभी हम देखेंगे कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है, समझ गए। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि मैंने पहले का कोई पैसा पे कर रखा था, किसी को उधार में दे रखा था, आज मैं वो रिसीव कर रहा हूं, यानी अगर पहले की कोई उधार की कोई ट्रांजैक्शन है, आज वो सेटल्ड हो रही है, तो भी उसको मैं उधार की कैटेगरी में काउंट कर रहा हूं, समझ गए। यानी कोई ट्रांजैक्शन आज मैं किसी को उधार में दे रहा हूं या किसी से उधार में ले रहा हूं, वो भी उधार की कैटेगरी में काउंट कर रहा हूं। और दूसरा कौन सा, मैंने किसी को उधार में दिया था, आज मुझे वो रिसीव हो रहा है, तो वो आज जो रिसीव हो रहा है उसको भी मैं उधार की ट्रांजैक्शन में ही काउंट कर रहा हूं। या फिर मैंने किसी से उधार में लिया था बहुत टाइम पहले और आज मैं उसको क्या कर रहा हूं, पे कर रहा हूं, तो
तो इस ट्रांजेक्शन को, जो पहले का उधार आज मैं पे कर रहा हूं, इस ट्रांजेक्शन को भी मैं उधार की कैटेगरी में काउंट कर रहा हूं, इस ट्रांजेक्शन को भी मैं क्रेडिट की कैटेगरी में काउंट कर रहा हूं। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार, समझ गए। तो रिसीवर या गिवर को डेबिट या क्रेडिट तब करना है जब ट्रांजेक्शन कैसे हो रही हो, उधार में हो रही हो, या फिर पहले की कोई ट्रांजेक्शन उधार में हो, आज वो सेटल्ड हो रही हो, तो उसको भी उधार की कैटेगरी में मानकर मैं रिसीवर या गिवर को डेबिट या क्रेडिट करूंगा। समझ गए आप, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम, कंपनी ने सैलरी पे की है, किसको पे की है, राम को। तो आप मुझे बताओ कि क्या राम रिसीवर है, सोचो एक बार, क्या राम रिसीवर है। फिर से सुन लो, क्वेश्चन क्या है, सैलरी पेड टू राम, किसको पे की है कंपनी ने सैलरी, राम को पे की है। अब एक चीज मुझे बताओ, क्या राम रिसीवर है। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर राम रिसीवर है, कुछ 10-20% जो स्टूडेंट है वो ये कहेंगे कि राम रिसीवर नहीं है। देखो समझो इस बात को स्टूडेंट्स, मैंने अभी क्या बताया आपको, रिसीवर या गिवर तब माना जाएगा जब ट्रांजेक्शन उधार में हो रही हो। क्या जो कंपनी जो राम को जो सैलरी दे रही है वो उधार में दे रही है, क्या वो राम से सैलरी वो कंपनी ने वापस लेनी है, क्या नहीं लेनी ना, उसकी सर्विसेज के बदले उसको सैलरी दी जा रही है ना, ठीक है। तो क्या वो पैसा उधार में दिया जा रहा है राम को कंपनी के द्वारा, नहीं ना। तो ये राम को ये पैसा उधार में नहीं दिया जा रहा, ये ट्रांजेक्शन उधार में नहीं है, तो यहाँ पे जो राम है उसको रिसीवर नहीं मानेंगे। समझ गए, राम रिसीवर नहीं है, तो फिर इस अकाउंट को हम डेबिट क्रेडिट करें, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। समझ गए, मेरा अभी काम यहाँ पे ये था बताना कि कब रिसीवर होगा कब गिवर होगा। समझ गए, यानी जब ट्रांजेक्शन उधार में हो रही हो, किसी को उधार में दे रहे हैं, उधार में ले रहे हैं, या पहले की कोई उधार की ट्रांजेक्शन सेटल्ड हो रही है, तभी रिसीवर या गिवर का आपने क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है सबको, ओके। अब हम नेक्स्ट अकाउंट का पर बात करते हैं, रियल अकाउंट। किस पे बात करते हैं, रियल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के जो 2 पार्ट्स थे, कौन सा, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पहले हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट में मैंने बताया आपको कि जितने भी हमारी टेंजिबल असेट्स है और जितनी भी हमारी इंटेंजिबल असेट्स है, कौन सी, इंटेंजिबल असेट्स है, एक्सक्लूडिंग डेटर्स, डेटर्स को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग डेटर्स, डेटर्स को छोड़कर जितने भी हमारी असेट्स हैं वो किसके अंडर रिकॉर्ड की जाएगी, रियल अकाउंट के अंडर रिकॉर्ड की जाएगी। इसका रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है इसका गोल्डन रूल रियल अकाउंट का, डेबिट, ध्यान से सुनना, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होगा, टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स से रिलेटेड होगा। यानी कोई भी असेट्स आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई भी असेट्स अगर आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर कोई भी असेट्स हमारे पास से जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ गए, असेट्स में आपको पता है क्या क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, तो ये सब क्या है हमारे लिए, असेट्स, ये सब हमारे लिए क्या है, असेट्स। तो कोई भी असेट्स आएगी, सपोज करो हमारे पास कैश आया, तो कैश क्या है, एक असेट्स, हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और हमारे पास से कैश गया तो एक असेट्स गई, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। समझ गए, क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉमिनल अकाउंट की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, नॉमिनल अकाउंट की। ये नोट करते चलना, ठीक है। ये वीडियो देखो तो आप नोटबुक और जो पेन है वो साथ लेके बैठना और नोट करते चलना। अब हम बात करते हैं किस चीज की,
नॉमिनल अकाउंट। किसके? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, इन सबको किसमें, जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, ठीक है, तो ये सारा हमारे क्या है? एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, ठीक है, प्रॉफिट है, गेन है, तो इन सबको किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा? नॉमिनल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो हमारे पास 3 गोल्डन रूल होंगे। पहला, पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पता है कब रिसीवर डेबिट और कब गिवर क्रेडिट? ओके। नेक्स्ट, रियल अकाउंट के लिए हमारा गोल्डन रूल नंबर 2 क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी असेट्स आएगी तो डेबिट करेंगे, कोई भी असेट्स जाएगी तो हम क्रेडिट करेंगे। अब हम बात करते हैं किसी की? नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या होगा? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, losses and credit all incomes या gains या profit, जो कुछ भी आप कहो। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं, उन सबको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? से डेबिट करेंगे। और जितनी भी हमारी इनकम और गेन है उन सबको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा था सैलरी पेड टू राम, तो सैलरी क्या है फर्म के लिए? सैलरी क्या है? एक्सपेंसिव है, सैलरी खर्चा है। समझो ना, खर्चे क्या होते हैं? सेकंड चैप्टर में समझा ना आपने, खर्चे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कि हमने कुछ पे किया, ठीक है, हम इससे समझ रहे हैं ना, हमने उसका बेनिफिट रिसीव कर लिया तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव हो जाएंगे। समझ गए? तो अब हम बात करते हैं, हमने कुछ भी पे किया और हमें बेनिफिट रिसीव हो गया तो हमारे क्या है? एक्सपेंसिव है। अब सैलरी क्या है? तो सैलरी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसिव है। तो यहां पे हम किसको डेबिट करेंगे? एक्सपेंसेस को मैंने बताया ना, क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हमें कंपनी, हम कौन? कंपनी। कंपनी ने सैलरी किसको दी थी? राम को। तो राम क्या था? रिसीवर नहीं। राम को हम, जो कंपनी है, हम बोले तो कंपनी क्या उधार में थोड़ी ना दे रही थी सैलरी, तो राम रिसीवर गिवर में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर क्या है? तो सैलरी और फर्म के पास से क्या गया? कैश, ठीक है। तो सैलरी क्या है? सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंसिव है, इसलिए सैलरी को तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और फर्म के पास से क्या गया? कैश। कैश क्या है? एक असेट्स है। तो अभी इससे पहले मैंने असेट्स का रूल बताया था कि कोई भी असेट्स आएगी तो डेबिट और कोई भी असेट्स जाएगी तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्म के पास से क्या गया? कैश गया। तो कैश को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। समझ गए? सैलरी को डेबिट कर दिया जाएगा सैलरी पेड टू राम में, और कैश को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन कौन करेगा? फॉर्म। समझ गए? कोई डाउट किसी को? तो इस तरीके से हमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अब हम बात करते हैं किस चीज की? मॉडर्न अप्रोच की। ये तो थी ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच समझने के लिए आपको मैंने बताया था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको आप समझो, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको आती है, ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच बड़ी जल्दी ही समझ में आ जाएगी आपको। देखो, अब हम बात करते हैं किस चीज की? मॉडर्न अप्रोच की। इसका एक क्वेश्चन भी कराएंगे हम, ठीक है, ताकि ये जो अभी मैंने जो आपको बताया है सारा थ्योरेटिकल पोर्शन, ये आपका क्लियर हो जाए। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम। देखो, बात करते हैं किस चीज की? मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच,
मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि जो असेट्स है, कौन सा बैलेंस होता है असेट्स का, डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, इसका भी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। हमारी जो लायबिलिटीज हैं, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। इनकम है, कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जितने भी, और क्या है, लास्ट क्या बच गया, कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होएगा, क्रेडिट। समझ गए? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि असेट्स और एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनका कौन सा बैलेंस होएगा, डेबिट बैलेंस होएगा। और जो लायबिलिटी है, इनकम है और कैपिटल है, इनका कौन सा बैलेंस होएगा, क्रेडिट बैलेंस होएगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट बताए आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, जिसको हम इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर किए तो वहां से भी आपको बहुत कुछ क्लियर होएगा। देखो, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर असेट्स की बात करें, किसकी बात करें, असेट्स की अगर बात करें हम, यहां पे मैं एक कॉलम बना लेता हूं इंक्रीज और डिक्रीज के लिए। ये बना दिया इंक्रीज के लिए और ये मैंने बना दिया डिक्रीज के लिए, ठीक है। ये प्लस के लिए बना दिया, ये माइनस के लिए बना दिया, कुछ भी आप जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। क्लियर है? असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो असेट्स को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना होगा, जब हम डेबिट बैलेंस है उसका है और हम डेबिट ही करेंगे तो असेट्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन उसका बैलेंस तो डेबिट है और आप उसको उल्टा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उसको उल्टा कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए? यानी असेट्स को अगर इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और असेट्स को डिक्रीज करना है, माइनस करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना। समझ आ गया? मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपने प्लस और माइनस किया है। आपने किसी असेट्स में प्लस किया है, सपोज करो आपने फर्नीचर परचेज किया और आपने फर्नीचर में ऐड कर दिया, तो ऐड करने का मतलब फर्नीचर क्या है, पहले तो ये समझो, फर्नीचर क्या है, एक असेट्स है। और फर्नीचर में आपने क्या किया, ऐड किया, वहां पे तो प्लस या माइनस ही किया था ना आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो अब उसी को हम डेबिट और क्रेडिट में समझते हैं कि डेबिट करना था या क्रेडिट करना था। समझ गए? या आपने टी शेप अकाउंट लास्ट में, अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट में टी शेप अकाउंट समझा था, अगर वो भी समझा होता तो ये एंट्री आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्या, कि वहां पे आपने फर्नीचर को क्या किया था, परचेज किया, तो फर्नीचर में प्लस कर दिया, तो फर्नीचर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो एक असेट्स है। और इंक्रीज किया है आपने, प्लस किया है, तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। और अगर फर्नीचर को हम बेच देते तो फर्नीचर में से क्या करना पड़ता, माइनस। और फर्नीचर क्या है, एक असेट्स है, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और अब माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी ये बैलेंसेस आपको लर्न करने पड़ेंगे कि किसका कौन सा बैलेंस होता है। अगर आपने प्लस करना है तो आप जो उसका बैलेंस है वो ही करोगे तो वो प्लस होएगा, और अगर उससे रिवर्स चलोगे, आप उल्टा करोगे, तो वो आइटम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो आइटम है क्या, वो असेट्स है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटीज है, ठीक है, इनकम है, कैपिटल है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये किससे पता चलेगा, जो आपका अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जो आपका चैप्टर्स है, अकाउंटिंग टर्म्स है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, वो आप रीड करना अच्छे से, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कि असेट्स में किसको इंक्लूड किया जाता है। असेट्स में जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हम किस में इंक्लूड करते हैं, असेट्स में। इसी तरीके से एक्सपेंसेस में सैलरी, कमीशन, रेंट, वेजेस, फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये सारे किस में इंक्लूड किए जाते हैं, एक्सपेंसेस में। इसी तरीके से समझ गए, ओके। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस है, जैसे सपोज करो हमने सैलरी दी, सैलरी एक खर्चा है, हमने रेंट पे किया तो रेंट हमारा बढ़ गया, ठीक है, तो रेंट हमारा एक एक्सपेंसेस है। तो अगर एक्सपेंसेस में प्लस करना हो
तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अगर एक्सपेंसेस में से माइनस करना हो, आपने ज्यादा एक्सपेंसेस दिखा दिए और उसमें से माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई लायबिलिटी है, अगर उस लायबिलिटीज में प्लस करना चाह रहे हो तो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर आप प्लस कर रहे हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट ही करना पड़ेगा। यानी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और उल्टा अगर आप कर रहे हो यानी उसको डिक्रीज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, यानी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको ये लर्न करना होगा कि किसका कौन सा बैलेंस होता है। सिर्फ 5 ही तो टर्म्स हैं, ठीक है। क्या इन 5 टर्म्स को लर्न नहीं कर सकते आप, कर सकते हो ना इजीली। पूरा जो अकाउंटिंग है वो इन्हीं पर बेस है, उन गोल्डन रूल्स कह लो या फिर इस मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग समझ लो, पूरा अकाउंट जो है वो इसी पर बेस है। अकाउंटेंसी में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आइटम हैं, उनको सिर्फ 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। या हम ये कहें कि उनको जो 3 अकाउंट है उनमें डिवाइड कर रखा है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कैसे भी आप समझ लो, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग समझ लो या फिर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग समझ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, इनकम की। इनकम के लिए भी वही होगा कि इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो उसका बैलेंस है वही करना होगा, मींस क्रेडिट करना होगा। और डिक्रीज करने के लिए रिवर्स करना होगा, उल्टा करना होगा, यानी क्या करना होगा, डेबिट करना होगा, तो वो इनकम माइनस हो जाएगी। कैपिटल को भी प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर कैपिटल में से अगर हम माइनस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना। समझ गए, कोई डाउट किसी को। अब स्टूडेंट्स ये जो रूल्स मैंने बताए हैं इनको आप रिप्ले करके देखना, दोबारा से समझना, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं ताकि जो भी मैंने कुछ पढ़ाया है ये आपका कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है कि हमें जो सियाराम एंड सन्स है उसका जर्नल प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसकी कुछ ट्रांजैक्शन है सियाराम एंड सन्स की, तो उन ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो उन ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जितने भी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, समझ गए, तो जितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे उतनी अमाउंट से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक अकाउंट भी सॉरी 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं, एटलीस्ट कितने अकाउंट अफेक्ट होंगे, 2 अकाउंट, ठीक है। यानी एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट उतनी अमाउंट से क्या होगा, क्रेडिट होगा। हो सकता है 2 अकाउंट डेबिट हो, लेकिन जो तीसरा जो अकाउंट है वो दोनों जितना डेबिट हुआ है उतना ही वो एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों का टोटल क्या आएगा, इक्वल आएगा। समझ गए। तो ये हम सियाराम एंड सन्स जो है उसका हम जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है जनवरी 1 को 2020, यहाँ पे डाल देता हूं मैं ईयर 2020, ठीक है। तो हम इसका जर्नल कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये हमारा डेट का कॉलम होगा। किसका कॉलम होगा, डेट का, जिसमें हमने डाल दिया 2020 जनवरी 1। इसमें जितनी भी जो ट्रांजैक्शन होगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जो भी लेन देन हो रहा है ये सारी ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, किस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे हम एल एफ बोले तो लेजर फोलियो, क्या बोलेंगे, लेजर फोलियो। यानी ये जो ट्रांजैक्शन है इसके बाद हम इनको लेजर में पोस्टिंग करेंगे, लेजर में इनको ट्रांसफर करेंगे। तो वो यहाँ से जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी वो लेजर में किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड करी, समझ रहे हो ना। इस बुक से ट्रांजैक्शन कहाँ जाएगी, लेजर में जाएगी। लेजर किसको बोलते हैं, जिसमें सारे अकाउंट होते हैं, तो उस बुक को हम क्या बोलते हैं, लेजर। तो ये जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी ये लेजर में किस पेज नंबर पे गई, वो पेज नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। यानी लेजर का पेज नंबर, लेजर फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर, समझ गए। यहाँ पे जो डेबिट अमाउंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी और यहाँ पे जो क्रेडिट अमाउंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी, समझ गए। डाउट किसी को। अब हम कुछ बातें बताएंगे जो आप स्पेशली अपने जो नोट्स हैं उनमें रिकॉर्ड करते रहना, ठीक है। तो उनमें क्या क्या है,
जैसे मैं आपको पहले बताऊं कि जब भी हम कोई भी चीज गुड्स परचेज करेंगे, क्या परचेज करेंगे, गुड्स परचेज करेंगे, हम जब गुड्स परचेज करेंगे तो उसको परचेज माना जाएगा, क्या माना जाएगा स्टूडेंट्स, उसको परचेज एक एक्सपेंसेस माना जाएगा, समझ गए। तो उसको परचेज अकाउंट से ट्रीट किया जाएगा। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करेंगे तो उसको परचेज अकाउंट में शो किया जाएगा, उसको एक्सपेंसेस माना जाएगा। और एक्सपेंसेस आपको पता ही है क्या होते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर गुड्स सेल किया है, गुड्स हम किसको कहेंगे, जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसमें हम कोई भी डील करते हैं, उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम गुड्स कहते हैं, ठीक है। यानी जिस चीज में हमारी डीलिंग है, जिस चीज का हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, तो फर्नीचर ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। तो वो गुड्स हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो सेल कर दिया तो ये जो है ये किसके रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स अकाउंट से इसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, समझ गए। यानी जब हमने गुड सेल किया तो ये हमारे लिए इनकम है, इसको सेल्स अकाउंट से शो किया जाएगा। और इनकम आपको पता ही क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, समझ गए। इसके बाद कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस है, ओनर के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस है। पर्सनल एक्सपेंसेस किसके पर्सनल एक्सपेंसेस भाई, ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ओनर के जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस है उसको हम ड्राइंग्स के नाम से दिखाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट। किस नाम से दिखाएंगे, ड्राइंग्स अकाउंट, समझ गए। अब ओनर के जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो क्या क्या हो सकते हैं, किस किस को आपने ड्राइंग्स में दिखाना है, ड्राइंग्स में किस किस चीज को इंक्लूड किया जाएगा ये बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये आइटम आपको कंफ्यूज करेंगे। ड्राइंग्स में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, क्या बात कर रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, उसको हम ड्राइंग्स में इंक्लूड करेंगे। इंश्योरेंस है तो वो बिजनेस का है तो वो एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ओनर की खुद पर्सनल लाइफ का वो इंश्योरेंस करा रहा है, ठीक है, तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंसिव है, वो हम ड्राइंग्स में दिखाएंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। तो हाउस होल्ड एक्सपेंसिस जो है घरेलू खर्चे, तो वो भी पर्सनल में आएंगे। डोमेस्टिक एक्सपेंसिस किस नाम से आ सकता है, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। ये जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं ये आप अलग से नोट्स में लिख लेना, ठीक है। और जब भी ये चैप्टर करो रोज इन पॉइंट्स को आप पहले रीड आउट करोगे और फिर रीड करने के बाद ये चैप्टर स्टार्ट करोगे, समझ गए। तो क्या होगा कि क्योंकि ये आइटम है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस, क्या नाम आ सकता है, जब नाम ही आ गया पर्सनल एक्सपेंसेस, क्लियर ही दे दिया पर्सनल एक्सपेंसेस, तो वो ड्राइंग्स में आएगा। प्राइवेट एक्सपेंसेस, क्या स्टूडेंट्स, प्राइवेट एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से नाम दिया जा सकता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, प्राइवेट एक्सपेंसेस। तो ये सब किस में आएंगे, ड्राइंग्स में आएंगे। एक और ऐड करना चाह रहा हूं, इनकम टैक्स। सेल्स टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, जीएसटी की बात नहीं कर रहा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स। तो इनकम तो ओनर की खुद की, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स होगा वो भी ओनर का पर्सनल एक्सपेंसेस होगा, तो वो भी किस में दिखाया जाएगा स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स में। तो इन सब आइटम्स को आप पहले ही नोट कर लोगे और जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करोगे, जब भी ये क्वेश्चन करोगे, तो डेली इन पॉइंट्स को आप रीड करोगे और रीड करने के बाद ही चैप्टर स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो एक नोटबुक प्रिपेयर कर लेना जिसमें सिर्फ आप ये जो नोट्स है वही रिकॉर्ड करो, ठीक है, यानी एज ए नोट्स की तरह उस नोटबुक को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अब हम ट्रांजैक्शन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, वन बाय वन एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे, कैश से। तो हमें जितने भी ट्रांजैक्शन है अपने आप को बिजनेस मान के रिकॉर्ड करनी है, समझ गए। तो हम क्या है, एक बिजनेस है, बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। कितना कैश आया, 50,000 बिजनेस के पास कैश आया। किसने दिया, ओनर ने दिया। तो ओनर को, ओनर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि ओनर अलग और बिजनेस अलग, यानी बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अलग रखा जाएगा और जो ओनर की ट्रांजैक्शन है उसको अलग रखा जाएगा। तो बिजनेस ने ओनर ने जो पैसा बिजनेस को दिया है तो वो भी एक तरीके से उधार दिया है, ठीक है। ओनर को भी क्या माना जाएगा, क्रेडिटर माना जाएगा। हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है वो यही कहता है ना, ठीक है। तो कैश आया, बिजनेस के पास कैश आया। कैश क्या है, एक असेट्स है, और असेट्स आई तो हमें क्या करनी है, प्लस करनी है,
हम मॉडर्न अप्रोच की बात करें और असेट्स में प्लस करने के लिए क्या करेंगे, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे, ठीक है। यानी कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो कैश क्या है, असेट्स है, और असेट्स किसके अंदर आती है, रियल अकाउंट के अंदर। तो रियल अकाउंट का रूल मैंने क्या बताया था, ये रियल अकाउंट के रूल जो मैंने बताए थे मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी रूल्स बताए हैं आपको प्लस या माइनस डेबिट या क्रेडिट के, वो आप नोट्स की जो बुक है उसमें क्या करना, नोटबुक है उसमें रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। तो अब हम रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश एक असेट्स है, और कोई भी असेट्स आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ गए दोनों ही टेक्निक से, ठीक है, दोनों ही अप्रोचेस से। तो कैश अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट। अब जो पैसा है वो किसने दिया, ओनर ने दिया, तो ओनर क्या है, गिवर। तो ओनर का अकाउंट, जब ओनर का कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस होगा तो किस नाम से दिखाया जाएगा, ड्रॉइंग्स के नाम से दिखाया जाएगा। और जब ओनर पैसा लेके आएगा तो वो किस नाम से दिखाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ओनर का जो अकाउंट होता है वो किसके नाम से दिखाया जाता है, कैपिटल अकाउंट। इनडायरेक्टली ये जो ड्रॉइंग है ये भी क्या हो जाती है, कैपिटल से माइनस हो जाती है, ठीक है। तो गिवर कौन है, ओनर, और ओनर का अकाउंट किस नाम से दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, एक पर्सनल अकाउंट हो गया। क्या हो गया, एक पर्सनल अकाउंट। कितनी अमाउंट से, 50,000 से। समझ गए। दूसरा यहां पे लिखोगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन में क्या लिखोगे, इसको हम नरेशन बोलते हैं, जो इसके नीचे डिटेल लिखेंगे ना इसको क्या बोलेंगे, नरेशन। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, समझ गए ये, और हमारी क्या है, नरेशन होगी। दूसरा मैं आपको बताने वाला था कि कैपिटल, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की जब बिजनेस स्टार्ट करा था तो वहां पे भी यही ऐसे ही ट्रांजैक्शन गिवन होती थी, सियाराम बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो आप क्या करते थे, कैश में प्लस कर देते थे और इधर कैपिटल में प्लस कर देते थे। कैश क्या है, एक असेट्स है, असेट्स का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो असेट्स में आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो प्लस का मतलब क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे। तो आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यही करते थे ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश में प्लस कर देते थे और किस में प्लस कर देते थे, कैपिटल में। तो कैश क्या है, असेट्स है, तो कैश में प्लस कर रहे हो, तो प्लस कर रहे हो तो इसका मतलब हम इसको डेबिट करें, क्रेडिट करें। जब असेट्स में हमें कोई चीज प्लस करनी हो तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश को हमने क्या कर दिया, और आप कैपिटल अकाउंट में प्लस कर रहे हो। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, अभी मैंने बताया कौन सा बैलेंस होता है कैपिटल का, क्रेडिट बैलेंस होता है। और प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट ही करना पड़ेगा। इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो आपने अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की है तो भी वो अकाउंटिंग इक्वेशन और जो मैंने मॉडर्न अप्रोच जो बताई है, अगर आप उन दोनों को समझोगे तो भी आपकी जो जनरल एंट्री वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। समझ गए। या फिर वो नहीं समझी है तो आप जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, जो मैंने रूल्स बताए हैं, 3 गोल्डन रूल्स बताए हैं, उनके अकॉर्डिंग भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे। तो ये हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे, 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। पहली ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर दी। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज किया। तो मैंने बात की थी यहाँ पे कि हम जब भी कोई गुड्स परचेज करें तो हमारे लिए एक्सपेंसिव होगा, और एक्सपेंसिव आपको पता ही है क्या होते हैं, डेबिट, और वो किस नाम से शो किया जाएगा, परचेज अकाउंट से। तो हमने गुड्स परचेज किया, हमारा एक एक्सपेंसिव हुआ, ठीक है। यहाँ पे डेट डाल देंगे जनवरी 2 को ये ट्रांजेक्शन हुई है, क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे जो गुड्स परचेज किया वो हमारे लिए एक एक्सपेंसिव है, और उस एक्सपेंसिव को हम परचेज के नाम से दिखाएंगे। किसके नाम से दिखाएंगे, परचेज के नाम से। तो परचेज अकाउंट डेबिट, डीआर बोले तो डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट में ये लिखने की जरूरत नहीं है, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, नहीं, टू का मतलब ही क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है। समझ गए। जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे ही आपने प्रेजेंट करना है। आप इलस्ट्रेशन देख सकते हो कि कैसे प्रेजेंटेशन होगी, वैसे ही आपने प्रेजेंटेशन करनी। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स आया, लेकिन गुड्स हमारे लिए क्या माना है, एक्सपेंसिव माना है, ठीक है। या आप गुड्स को एक असेट्स भी मान सकते हो, ठीक है, अगर आप उसको स्टॉक की फॉर्म में रख रहे हो तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंसिव है, तो इसलिए एक्सपेंसिव को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और हमने कैसे परचेज किया है, कैश में। तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया।
कैश एक क्या है, असेट्स है। तो आपने रियल अकाउंट का रूल पढ़ा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कोई भी असेट्स अगर जाएगी तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कैश गया तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये टू कैश अकाउंट लिखने का मतलब, टू का मतलब लिखने का मतलब ही क्या है कि हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। कितनी अमाउंट से, 20,000 से। तो 20,000 परचेज अकाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे और जो कैश अकाउंट है उसको 20,000 हम किस में लिखेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। समझ गए? कोई डाउट किसी को? नरेशन में लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश। जो भी ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन को थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पे लिख देना। डिटेल है एक तरीके से ट्रांजेक्शन की, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी डिटेल दे रखी है इसको थोड़ा शॉर्ट करके आप लिख देना, ठीक है। लेकिन लिख देना गुड्स परचेज फॉर कैश। क्या लिखोगे, गुड्स परचेज फॉर कैश। समझ गए? नेक्स्ट हम बात करेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000। यहाँ पे गुड्स परचेज किया है सुभाष से। इस क्वेश्चन में तो क्या कहा था कि हमने कैसे परचेज किया, कैश परचेज किया। क्या यहाँ पे कहा कि कैश परचेज किया है? यहाँ पे क्या गिवन है, सुभाष। तो ये ट्रांजेक्शन भी आप नोट करो, अपने नोट्स में लिखो कि जब नेम गिवन हो, व्हेन name is given, when name is given but no information about transaction is credit or cash। जब आपको नेम गिवन है उस ट्रांजेक्शन में, ठीक है, रिसीवर या गिवर का, लेकिन आपको ये गिवन नहीं कि वो ट्रांजेक्शन कैश में हुई या क्रेडिट में हुई, तो आप उस ट्रांजेक्शन को क्या मानोगे, क्रेडिट मानोगे। समझ गए? यहाँ पे तो कह दिया था कि फॉर कैश, अगर यहाँ पे भी कह देते कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश फॉर क्रेडिट, तो अगर फॉर कैश दे रखा होता तो हम इसको मानते कि वो ट्रांजेक्शन कैसे हुई है, कैश में हुई है, उसमें कोई भी रिसीवर या गिवर को इन्वॉल्व नहीं करते। या क्वेश्चन में ये गिवन होता कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर क्रेडिट, तो हम इस ट्रांजेक्शन को क्या मानते, क्रेडिट मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो कैश दे रखा ना क्रेडिट दे रखा, तो हम इस ट्रांजेक्शन को जब नेम गिवन हो तो हमने उसको क्या मानना है, क्या मानना है, उधार मानना है, क्रेडिट मानना है। और जब नेम गिवन ना हो तो उस ट्रांजेक्शन को क्या मानना है, कैश मानना है। सपोज करो, देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। आप एक जनरल स्टोर पे गए, ठीक है, आप उससे कैश में कोई भी सामान खरीद के लेके आए, क्या वो आपका नाम लिखेगा कि भाई मैंने मोहन को, सोहन को इतने रुपए का माल बेचा? कोई जरूरी नहीं है ना। लेकिन अगर उसने आपको उधार बेचा तो वो आपका जरूर नाम लिखेगा ना कि इतने रुपए का माल इसके पास गया, उधार गया। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको नेम गिवन हो तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन उधार में है, और जब नेम गिवन ना हो तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन कैश में है। लेकिन ये मानना कब है, जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि वो ट्रांजेक्शन कैश में है या क्रेडिट में, मेंशन ना हो तब अज्यूम करना है। समझ गए? ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश और फिर आप उसको उधार में मान रहे हो। अरे उन्होंने क्लियर दे रखा है ना, तब नहीं मानना, तब अज्यूम नहीं करना। समझ गए? ओके, तो इसमें ये ट्रांजेक्शन उधार मानी जाएगी। और जब ट्रांजेक्शन उधार की बात आती है तो कौन सा अकाउंट आएगा, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होएगा। क्या? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष से हमने खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स परचेज किया तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसिव। कौन सा गुड्स आया, ठीक है, तो क्या होगा, डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट। डेट क्या है, 3 जन, ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और अगर गुड्स सेल करते तो हमारे लिए क्या होती, इनकम, तो उसको हम क्या कर देते, क्रेडिट कर देते। गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से स्टूडेंट्स, 12,000 से हो जाएगा। और जो सुभाष है वो क्या है, गिवर है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है, उधार में हो रही है। तो सुभाष ने माल दिया है तो सुभाष क्या है, गिवर है। गिवर रिसीवर कब देखना है, जब ट्रांजेक्शन उधार में हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टू सुभाष। देखो स्टूडेंट्स, या तो आप ये लिख सकते हो, नरेशन लिख लोगे इसी तरीके से, ठीक है। तो या तो आप क्या लिखोगे, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपने क्या लिखनी है, नरेशन लिखनी है, ठीक है। स्पेस की वजह से मैं यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अकाउंट लगाना चाह रहे हो तो ये नहीं लिखोगे सुभाष अकाउंट, सुभाष का अकाउंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सुभाष लिख दोगे, टू सुभाष, सुभाष डेबिट, सुभाष टू सुभाष, तो भी चलेगा। लेकिन
अगर आप अकाउंट लगाना चाह रहे हो तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, पहले अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा और फिर क्या लिखोगे, अकाउंट। ठीक है, सुभाष अकाउंट। क्लियर है, सुभाष अकाउंट। ठीक है, यानी सुभाष का अकाउंट। खाली आप ये नहीं लिखोगे सुभाष अकाउंट, सुभाष कोई अकाउंट थोड़ी ना है। ठीक है, सुभाष का अकाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सुभाष अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 5th जैन को क्या ट्रांजेक्शन है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब आप मुझे ये बताओ, ठीक है, पहले तो अब आप इन ट्रांजेक्शन को करोगे तो बड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट। क्या करना है, पहले आपने समझना है कि हमारे पास क्या आया और क्या गया। अपने आप से जब भी कोई ट्रांजेक्शन करो तो 3 सवाल करने हैं। कितने, 3 क्वेश्चंस अराइज करने हैं अपने खुद के लिए। क्या, ठीक है, जिनको ये रूल्स वगैरह जितने समझ में नहीं आ रहे तो उनके लिए बता रहा हूं मैं, और सारे समझ सकते हो। ठीक है, जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन करो तो अपने लिए 3 क्वेश्चंस अराइज करने हैं। क्या, कि क्या ये जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा अपने लिए कि मेरे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, यानी क्या कोई असेट्स आ रही है, क्या कोई असेट्स जा रही है। असेट्स का रूल पता ही है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एक चीज आपको शायद क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास ये आ रहा है और ये जा रहा है। एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर भी नहीं होती है तो ये देखो, क्या वो ट्रांजेक्शन उधार में है। दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं अपने लिए, दूसरा क्वेश्चन, क्या वो ट्रांजेक्शन उधार में है। अगर वो उधार में है तो रिसीवर कौन है, गिवर कौन है। क्लियर है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप तीसरा क्वेश्चन ये राइज करो कि क्या वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सपेंसेस है या इनकम है। तो अब इन 3 क्वेश्चन से अपने आपको क्लियर हो जाएगा कि किस अकाउंट को डेबिट करना और किस अकाउंट को क्रेडिट। तो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन करो आपको करना क्या है, क्या करना है, अपने लिए 3 क्वेश्चन अराइज करने हैं। क्या हमारे पास कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, मतलब कोई असेट्स आ रही है या जा रही है। डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, असेट्स का रूल होता है ना। दूसरा क्या, कि कोई रिसीवर या गिवर है, ये लेकिन रिसीवर या गिवर तब माना जाएगा जब ट्रांजेक्शन उधार में हो रही हो या पहले की उधार की हुई ट्रांजेक्शन आज सेटल्ड हो रही हो तब। ठीक है, थर्ड क्या होगा हमारा, कि एक्सपेंसेस है या इनकम है, एक्सपेंसेस लॉसेस है या इनकम प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस अकाउंट को डेबिट करना और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्लियर है। अब 5th ट्रांजेक्शन देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमारे पास क्या आया और क्या गया, फर्नीचर आया और क्या गया, कैश। पता चल गया, फर्नीचर आया है और कैश गया है। फर्नीचर क्या है, असेट्स है, कैश क्या है, असेट्स। तो जब असेट्स आएगी तो डेबिट और कोई भी असेट्स जाएगी तो क्रेडिट। यानी फर्नीचर आया तो फर्नीचर को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दोनों ही रियल अकाउंट के पॉइंट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और किसको क्रेडिट कर देंगे स्टूडेंट्स, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। आपको ट्रांजेक्शन को ऐसे ही रिकॉर्ड करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस दिया मैंने यहाँ पे और स्पेस देने के बाद 2 लिखा है। सभी ट्रांजेक्शन में ऐसे लिखा है, परचेज अकाउंट थोड़ा स्पेस देने के बाद 2, परचेज अकाउंट थोड़ा सा स्पेस देने के बाद 2, कैश अकाउंट। बहुत से स्टूडेंट बताने के बाद बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो आपने समझ के चलना है कि हम थोड़ा सा स्पेस देके फिर 2 लिखेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट इसके नीचे 2 कैश अकाउंट, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्लियर है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर आया इसलिए हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया 6000 से, और हमारे पास से कैश गया, हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 10th जैन को पेड कैश टू सुभाष। सुभाष से हमने उधार में माल परचेज किया था, आज हम उसको कैश पे कर रहे हैं। तो पहले उधार की हुई ट्रांजेक्शन आज हम सुभाष को दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये देखो क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। पहला क्वेश्चन, हमारे पास कुछ आ रहा है, पे किया है कैश, आ तो नहीं रहा लेकिन जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश। दूसरा क्वेश्चन, कोई रिसीवर या गिवर है, हाँ है ना, सुभाष। सुभाष को दे रहे हैं ना, पहले की उधार की ट्रांजेक्शन आज हम उसको दे रहे हैं ना, तो सुभाष क्या है, रिसीवर।
तो सुभाष रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या करेंगे, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो किया जाएगा ना, रिसीवर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो कैश को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का अराइज हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यहीं पे सॉर्ट आउट होगी। अगर नहीं होता तो हम तीसरा क्वेश्चन अराइज करते कि क्या ये एक्सपेंसिव है या इनकम है। तो यहाँ पे क्या ट्रांजेक्शन हो जाएगी कि जो सुभाष है वो क्या है, रिसीवर है, तो सुभाष को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, सुभाष डेबिट। कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं हम उसको, 8000, और हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश, कितना, 8000 टू कैश अकाउंट। यहाँ पे सुभाष के सामने भी अकाउंट लगा सकते हो, लेकिन क्या, आप पोस्टोपी एस लगा के और फिर आप अकाउंट लगा सकते हो, या खाली नॉर्मली आप क्या लिख सकते हो, सुभाष डेबिट, ठीक है। और अकाउंट लगाना चाह रहे तो क्या लगाना पड़ेगा, आप पोस्टोपी सुभाष का अकाउंट। यहाँ पे नरेशन लिखोगे, क्लियर है, समझ में आ गई बातें आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो आप। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रखी है, देखो 16 जैन को 2020 जैन 16 को आपको क्या ट्रांजेक्शन दे रखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किया है रवि से, और कैसे परचेज किया, कैश। अब यहाँ पे दे दिया ना फॉर कैश, अगर ये फॉर कैश नहीं देते, खाली ये लिख देते परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो ये ट्रांजेक्शन कैसे मानी जाती, उधार में, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने क्लियरली दे दिया कि फॉर कैश, तो बता दिया कि ट्रांजेक्शन कैश में हुई है। तो आप ये सोचो कि हमारे पास क्या आया और क्या, पहला क्वेश्चन गुड्स आया, और जब भी गुड्स आता है, गुड्स परचेज करते हैं, तो किस नाम से डेबिट किया जाएगा, परचेज के नाम से, क्लियर है। हमारे पास से कुछ गया, गया क्या गया, कैश, तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7500, तो इसके लिए हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या जनरल एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 7500, और टू क्या कर देंगे, टू क्या गया हमारे पास से, कैश, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे नरेशन लिखोगे कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, ठीक है। आप यहाँ पे नरेशन लिखोगे और फिर एक अंडरलाइन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है 17 जैन को परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यहाँ पे तो कहा था फॉर कैश, यहाँ पे ओनली क्या कहा है, फ्रॉम रवि, नहीं कहा ना कि कैश में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया। अगर ये लिखते कि परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर क्रेडिट, तब भी क्रेडिट, और अगर कुछ भी गिवन नहीं है तब भी हमने उसको क्या मानना है, क्रेडिट ही मानना है। यहाँ पे नेम गिवन है, लेकिन ये नहीं दे रखा कि वो कैश में हुई या क्रेडिट में हुई, तो उस कंडीशन में आपने क्या मानना है कि वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट में। तो इस पॉइंट को भी आप नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या आया और क्या गया, हमारे पास से गुड्स आया, गुड्स हमने परचेज किया, और जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 17 जैन को परचेज अकाउंट डेबिट। हमारे पास से कुछ गया नहीं, क्योंकि हमने कैसे परचेज किया है, उधार में परचेज किया है। कैसे परचेज किया है, उधार में। हमारे पास आया गुड्स, तो हम उसको एक्सपेंसिव मान के परचेज क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हमारे पास कुछ गया, कुछ नहीं गया, उधार में परचेज किया ना। तो अब हम किसकी बात करेंगे, पर्सनल अकाउंट की। जब उधार में जब ट्रांजैक्शन हुई तो किसको बीच में लेके आएंगे, पर्सनल अकाउंट को, कि रिसीवर कौन है और जीवर कौन है। तो हमने रवि से क्या किया है, परचेज किया है, तो रवि क्या है, गिवर है, तो रवि को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया टू रवि। और अकाउंट लगाना चाह रहे हो तो क्या लगाना पड़ेगा, रवीज अकाउंट, ठीक है। कितनी अमाउंट से स्टूडेंट से, 5000 से। कोई डाउट किसी को, समझ गए। नेक्स्ट देखो, बोट मशीनरी फॉर कैश, 20th जैन को जो ट्रांजैक्शन है बोट मशीनरी फॉर कैश। हमारे पास क्या आया, मशीनरी आई,
और क्या गया, कैश। तो मशीनरी और कैश दोनों ही क्या है, असेट्स है। तो एक असेट्स आ रही है और दूसरी असेट्स जा रही है। तो असेट्स के लिए क्या रूल था, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो जो भी असेट्स आ रही है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो असेट्स जा रही है उसको क्रेडिट करेंगे। कौन सी असेट्स आ रही है हमारे पास, मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्या एंट्री कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश टू कैश अकाउंट। अगर ये उधार में परचेज करते तो जो गिवर होता है उसका नाम लिख देते। ठीक है, कितनी अमाउंट से स्टूडेंट्स, 8000 से। गुड आउट। नेक्स्ट क्या है, पेड रेंट। 27 जैन को जो ट्रांजेक्शन है पेड रेंट, हमारे पास कुछ आया, कुछ आया, कुछ नहीं आया। हमने तो पे किया है रेंट, तो कुछ नहीं आया। कुछ गया, पे किया ना रेंट, तो क्या गया हमारे पास से, कैश गया। एक चीज क्लियर होगी कि कैश गया तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश गया, कैश एक असेट्स है, और जब भी कोई भी असेट्स जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है। रेंट, आपको यहाँ पे रिसीवर या गिवर है, ट्रांजेक्शन उधार में हो रही है, यहाँ पे कोई रिसीवर या गिवर भी नहीं दिख रहा हमें। तो क्या हमारे लिए जो रेंट है, क्या ये हमारे लिए एक्सपेंसेस या इनकम है, तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, तो रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए रेंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट 400 से। और हमारे पास क्या गया, कैश गया टू कैश। ठीक है, समझ गए। ओनर के कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन होता है लाइफ इंश्योरेंस पेड, इनकम टैक्स पेड, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेड, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पेड, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड, प्राइवेट एक्सपेंसेस पेड। अगर ये आपको गिवन होता लाइफ इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस नहीं, अगर इंश्योरेंस पेड तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन बात करें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, हाउस होल्ड की, डोमेस्टिक की, ठीक है, प्राइवेट एक्सपेंसेस की, पर्सनल एक्सपेंसेस की और इनकम टैक्स की बात करें, तो ये हमारे लिए क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, ये ओनर के एक्सपेंसेस है। तो इनको किस नाम से दिखाओगे, ड्राइंग्स के नाम से। जब भी ये एक्सपेंसेस होंगे तो आप स्टूडेंट्स क्या एंट्री करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश में दिए हैं तो कैश अकाउंट, और अगर चेक से पेमेंट हुई है, बैंक से पेमेंट हुई है तो टू बैंक अकाउंट। समझ गए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। समझ गए, कोई डाउट किसी को। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस आगे हैं जिनमें आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का पॉइंट है। किस चीज का है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का पॉइंट है। ट्रेड डिस्काउंट तो क्या होता है, एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है लिस्ट प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लिस्ट प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है। जैसे हमने यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 10% ट्रेड डिस्काउंट, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसी के सामने लिखा होता एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को स्टूडेंट्स हम एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम रफली वर्किंग नोट में क्या करते हैं, माइनस करके डायरेक्टली उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो 12,000 का 10%, 1200 हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 10,800। तो हम इस ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं, जो हमने गुड्स परचेज किया है सुभाष से, ठीक है, थर्ड, या इस ट्रांजेक्शन की बजाय हम कौन सी ले लेते हैं, चलो रब कर दिया हमने, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम जो एंट्री हमने 12,000 से की थी वो एंट्री हम कितने से करते हैं, 10,800 से एंट्री करते हैं। क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। हमने गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, सुभाष गिवर है, सुभाष को क्रेडिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, सुभाष को क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से, 10,800 से। हम इस 12,000 से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कितने से करेंगे, 10,800 से। तो समझ गए, ट्रेड डिस्काउंट के केस में आपने क्या करना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस करके आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। समझ गए, क्या मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, क्या एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, कितने से, 10,800 से।
और कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, यानी कि जल्दी से पेमेंट करने के लिए, कि जल्दी से पेमेंट हो जाए, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि भाई आज अगर आप पैसे दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट देंगे, और आज अगर डिस्काउंट नहीं दोगे या 10% मान लो, ठीक है, आज अगर आप पैसे दोगे तो हम आपको कितना देंगे? 10% डिस्काउंट देंगे, और नहीं पेमेंट करते हो, कैश में पेमेंट नहीं करते हो तो हम आपको डिस्काउंट नहीं देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड डिस्काउंट की जगह स्टूडेंट्स ये होता 12,000 एट 10% कैश डिस्काउंट, क्या होता? कैश डिस्काउंट, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश, हमने परचेज भी कैसे किया है? कैश। 12,000 का गुड्स कैसे परचेज किया है? कैश परचेज किया है, और वो भी कैसे? 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो पहले ही कह दिया कि गुड्स जो परचेज किया वो कैसे परचेज किया है? कैश परचेज किया है, और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, सॉरी कैश डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नजर आ रहा है कि अगर आज पैसे देंगे तो हमें 10% का फायदा होगा, और अगर आज पैसे नहीं देते हैं तो हमें 10% का फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हमने परचेज किया है, तो परचेज किया है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेनिफिट हो जाएगा। अगर हम सेल करते तो हम डिस्काउंट देते तो हमारे लिए एक्सपेंसिव होता, लेकिन हमने परचेज किया है, हमें कोई भी चीज परचेज करे और हमें डिस्काउंट मिले तो ये हमारे लिए फायदा है ना, ठीक है, हमारे लिए इनकम है, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन को हम? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स परचेज किया हमने? कितने का परचेज किया हमने? हमने जो गुड्स परचेज किया वो परचेज किया है 12,000 का, ठीक है। और हमने कैश जो पे करेंगे, कैश पे कितना पे करेंगे? 12,000 में 1200 का हमें डिस्काउंट मिल गया, 10% हमें डिस्काउंट मिल गया, तो 1200 हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हम कितना पे करेंगे? 10,800, हमारी जेब से 10,800 गया, और 1200 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। तो ये हम यहाँ पे दिखाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 1,200। तो स्टूडेंट्स जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? माइनस करके शो करते हैं, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है उसको हम क्या करते हैं? एंट्री में शो करते हैं, ठीक है, समझ गए? ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो नहीं करते, ठीक है, डायरेक्ट माइनस करके शो करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट है उसको शो किया जाता है। अगर वो डिस्काउंट आपके लिए इनकम है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, और अगर यही गुड्स हम सेल कर रहे होते हैं तो एंट्री क्या हो जाती? कैश अकाउंट डेबिट। अगर हम गुड्स सेल कर रहे होते तो कैश में सेल कर रहे होते तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हम देते हैं उस कंडीशन में, तो डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव लिखा है ना, डिस्काउंट अलोड। और टू सेल्स अकाउंट, जब भी हम कोई भी गुड्स सेल करेंगे, समझ रहे हो स्टूडेंट, जब भी कोई भी गुड्स सेल करेंगे तो हमारे लिए इनकम होगी, उस किसके नाम से दिखाया जाएगा? सेल्स के, सेल्स अकाउंट के नाम से उसको क्रेडिट किया जाएगा। जैसे मैंने परचेज के केस में बताया ना कि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करेंगे तो उसको परचेज अकाउंट के नाम से डेबिट किया जाएगा। सिमिलरली जब भी हम कोई गुड्स सेल करेंगे तो उसको सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट किया जाएगा इनकम मान के, ठीक है। तो कैश आया हमारे पास, कैश हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और हमने डिस्काउंट दिया है तो वो हमारे लिए एक्सपेंसिव है, उसको भी हम एक्सपेंसिव डेबिट होते हैं उसको भी हम डेबिट कर देंगे, और सेल्स हमारे लिए इनकम है, सेल्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस वीडियो को बार बार देखना, समझना अच्छे से, ठीक है, रिप्ले करके देखना अगर नहीं समझ में आए तो, और कोई भी क्वेरी हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप क्या करना? सेंड करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।